नमस्कार बच्चों, आरकेएस मैथ्स की कक्षा में एक बार आपका फिर बहुत बहुत स्वागत। तो आज की कक्षा में हम कक्षा 10 की विज्ञान का जो चौथा पाठ है कार्बन और उसके यौगिक, उसके आगे का कुछ भाग पढ़ेंगे। इसके पहले मैं 2 वीडियो बना चुका हूं, तो यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक शेयर करूंगा, तो आप पहले वहां से जरूर देखें। बहुत ही रुचिकर और अच्छा चैप्टर है, थोड़ी सी आप रुचि बना करके रखिए तो ये आपके लिए बहुत सरल भी है। तो ठीक है, चलते हैं आज के टेक्स्ट पर। पिछले वीडियो के अंत में मैंने आपको कार्बन की सर्वोत्मुखी प्रकृति और श्रृंखलन, इनके बारे में टेक्स्ट समझाया था। तो एक बार आप फिर देख लें इस चीज़ को कि कार्बन की सर्वोत्मुखी प्रकृति का मतलब ये है कि कार्बन के यौगिकों की संख्या अन्य जितने भी तत्व हैं उन सभी की के यौगिकों की संख्या से भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। असंख्य इसके बहुत सारे यौगिक बनते हैं, मिलियंस में इसके यौगिक हैं। तो इस प्रकार से जो कार्बन की बहुत अधिक यौगिकों की संख्या है या यौगिक बनाने की जो क्षमता है, इसको इसकी सर्वोत्मुखी प्रकृति कहते हैं। और इसका एक बहुत बड़ा कारण है श्रृंखलन। ठीक है, कार्बन के यौगिकों को के द्वारा ज़्यादा बनने की जो कारण है वो होता है उसका श्रृंखलन। तो श्रृंखलन का मतलब ये कि कार्बन के जो परमाणु होते हैं वो कार्बन परमाणु से जुड़ करके लंबी श्रृंखलाएं बना सकते हैं या शाखित श्रृंखलाएं बना सकते हैं। तो इस गुण को क्या कहते हैं? श्रृंखलन कहते हैं। इसके कारण इसके यौगिकों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। तो अब ये किस प्रकार से श्रृंखलाएं बनाता है, कैसी श्रृंखलाएं होती है, शाखाएं वाले आकार किस प्रकार की होती है, तो उसको हम इसमें जानते हैं। तो श्रृंखलाओं में सबसे पहले हम कार्बन की जो सीधी श्रृंखलाएं होती है उनको देखते हैं किस प्रकार से बनती है। तो सबसे पहले नंबर 1 पर हम देखते हैं सीधी श्रृंखलाएं। ठीक है, जो सीधी श्रृंखलाएं इसकी बनती है। तो सीधी श्रृंखलाओं को समझने के लिए हम इस प्रकार से देखते हैं कि जैसे एक कार्बन आपके पास है, तो इस प्रकार से कार्बन जब इस प्रकार के दूसरे कार्बन से इस प्रकार से जुड़ता जाए कि वो एक श्रृंखला बनाए। अब आप इसमें देख सकते हैं कि ये इसकी सीधी श्रृंखला है, लेकिन इसको दूसरे रूप में हम ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे मैं इन्हीं 5 कार्बन को जो इस प्रकार से लिख दूं, जैसे ये कार्बन इस प्रकार से हो गया और ये यहाँ पर हो गया और ये यहाँ पर हो गया। तब आपको इसको समझना इस प्रकार से है कि ये श्रृंखला आपको सीधी नजर आ रही है, लेकिन ये भी सीधी श्रृंखला ही है, बस सिर्फ इसमें मोड़ है। बाकी ये श्रृंखला देखो आप सीरीज एक ही बनती है, तो इसको भी हम सीधी श्रृंखला की श्रेणी में मानते हैं। और इन्हीं 5 कार्बन परमाणुओं को यदि आप इस प्रकार से लिख दें, जैसे ये 2 इस प्रकार से मान लीजिए, एक तीसरा इस प्रकार से हो गया और चौथा इस प्रकार से हो गया और 5वां इस प्रकार से हो गया, तो भी आप देख सकते हैं कि ये श्रृंखला एक ही है। ठीक है, आप इसको शाखित नहीं कहेंगे, क्योंकि एक कार्बन परमाणु अन्य जो कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है उसमें अधिकतम 2 परमाणुओं से यदि वो जुड़ा हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस कार्बन की स्थिति ये है कि ये अपने दोनों तरफ एक एक कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, यानी अधिकतम 2 से जुड़ा हुआ है। आप बीच वालों को देख सकते हैं, तो यहाँ पर भी इसमें भी आप यही पाएंगे कि बीच के जो कार्बन परमाणु हैं वो अधिकतम 2 से ही जुड़े हुए हैं। तो जितने सारी श्रृंखलाएं जो इस प्रकार की होती है जिसमें एक कार्बन परमाणु श्रृंखला के मध्य में अधिकतम 2 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ, तो वो वाली जो श्रृंखलाएं क्या कहलाती है? वो कहलाती है सीधी श्रृंखलाएं। ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं कि एक कार्बन परमाणु अन्य अधिकतम 2 परमाणुओं से, जो 2 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा रहता है। तो ये आप इसमें याद रखेंगे कि इसमें अधिकतम कितने परमाणु से जुड़ा रहता है? 2 से जुड़ा रहता है। तो ये इसकी इस प्रकार की जो श्रृंखलाएं हैं वो सीधी श्रृंखलाएं कहलाती है। और फिर श्रृंखलन में दूसरी प्रकार की जो श्रृंखला बनती है वो होती है शाखा युक्त। तो दूसरे प्रकार की हम देखते हैं शाखा युक्त श्रृंखलाएं कैसे बनती है। तो जो शाखा युक्त श्रृंखलाएं बनती है इसको अपने इस प्रकार से लिखेंगे, शाखा युक्त श्रृंखलाएं। तो शाखा युक्त श्रृंखलाओं में आप यहाँ पर जैसे एक कार्बन हम इस प्रकार से लेते हैं, जो कार्बन को इस प्रकार से जोड़ते जाएं, जैसे मान लीजिए 3 कार्बन यहाँ से इस प्रकार से जुड़े। अब यहाँ से क्या है कि यदि इसकी ऐसे ब्रांचेज शुरू हो जाए, जैसे एक ये नई श्रृंखला शुरू होगी, एक ये नई शुरू होगी, तो इस प्रकार से आपने देखा
कि यहाँ से जो कार्बन कार्बन जुड़ते जा रहे थे, अब यहाँ से ये एक कार्बन परमाणु से दो नई श्रृंखलाएं शुरू हो गई, तो ये होगी शाखित श्रृंखला। तो इसको बोलते हैं शाखा। यानी जब इसमें ये होता है कि इस शाखित श्रृंखला में एक कार्बन परमाणु अधिकतम 3 कार्बन परमाणुओं से भी जुड़ सकता है और 4 से भी जुड़ सकता है। जब उसकी शाखाएं शुरू हो जाए तो आप इसको, जैसे मैं इसको इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ, आप इसको जैसे ये कार्बन इस प्रकार से है, तो ये जो मैं ऊपर वाली श्रृंखला है उसको बिल्कुल सीधा कर देता हूँ, तो आप ये देखें कि ये जो एक सीरीज आपको नज़र आ रही है बिल्कुल, ये इसको मैंने सीधा कर दिया, और यहाँ पर 1 2 तीसरे कार्बन पर जो ये आगे श्रृंखला बनी, इसको मैं यूँ नीचे लिख दूँ इस प्रकार से C। तो इस प्रकार से ये एक नई शाखा होगी। तो ये आप लिखें चाहे ऐसे लिखें, उसमें कोई भिन्नता नहीं है। तो ये शाखित श्रृंखलाएं होगी। इसके अलावा शाखित श्रृंखलाओं में क्या होता है कि एक कार्बन परमाणु अन्य 4 से भी जुड़ सकता है। जैसे इसमें अधिकतम 3 से जुड़ रहा है यहाँ पर, तो जैसे मैं यहाँ पर आपको बना करके दिखाऊं, जैसे एक ये कार्बन कार्बन कार्बन, अब यहाँ पर ऐसा हो जाए कि जो ये कार्बन है, मान लीजिए यहाँ पर इसमें एक कार्बन ऊपर जुड़ जाए, नीचे एक कार्बन और जुड़ जाए, और ये श्रृंखला यदि यूँ चले, तो इस प्रकार यहाँ देख सकते हैं कि यदि आप इस श्रृंखला को मानते हैं तो यहाँ पर ये 2 नई ब्रांच शुरू होगी, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये इस प्रकार से जब एक कार्बन परमाणु जो है 2 से अधिक परमाणुओं से जुड़ा हुआ है तो वो शाखित श्रृंखलाएं बना लेते हैं। तो इसमें जैसे इसमें 3 जुड़ रहे हैं, इसमें 4 जुड़ रहे हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक कार्बन परमाणु अन्य अधिकतम 3 परमाणुओं से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर अधिकतम कितनों से जुड़ सकता है, वो 4 से जुड़ सकता है। तो इस प्रकार की जो श्रृंखलाएं होती है वो शाखित श्रृंखलाएं होती है, यानी शाखाएं, एक ब्रांचेज शुरू होगी। आप देख सकते हैं जैसे टहनियाँ होती है, उस प्रकार से एक श्रृंखला की अलग अलग टहनियाँ ब्रांचेज शुरू होगी। तो ये श्रृंखलाएं जो थी वो थी, आप इनको समझें कि सीधी श्रृंखला किस प्रकार से होती है और शाखित श्रृंखलाएं किस प्रकार से होती है, और वलयाकार श्रृंखलाएं कैसी होती है उसको मैं आपको अभी बताता हूँ। पहले हम क्या करते हैं, एक श्रृंखला बनाते हैं कार्बन परमाणु की। जैसे एक कार्बन ये है आपके पास इस प्रकार से, एक दूसरा कार्बन इस प्रकार से यहाँ पर इससे जुड़ा हुआ है, और एक कार्बन यहाँ पर दूसरा इस प्रकार से है, फिर एक इस प्रकार से यहाँ जुड़ जाए, एक यहाँ जुड़ जाए, और फिर यहाँ पर जो है एक कार्बन इस प्रकार से जुड़े और ये इस प्रकार से जुड़ जाए। तो यहाँ पर आप एक स्थिति देखेंगे कि ये गोल घेरा बन गया, यानी ये बन गई वलय, यानी एक रिंग बन गई। वलय को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिंग कहते हैं, यानी घेरा बन गया ये। तो इस प्रकार से ये चक्र बंद हो गया बिल्कुल ये। तो इस प्रकार की जो कार्बन की श्रृंखला है, यहाँ भी आप देख सकते हैं कि एक कार्बन परमाणु अधिकतम 2 कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, और जुड़ करके इन्होंने क्या बना लिया, एक घेरा बना लिया, एक वलय बना ली, एक रिंग बना ली। ठीक है, तो इस प्रकार की श्रृंखलाएं जो होती है वो क्या होती है, वलयाकार श्रृंखलाएं हो सकती है। उसमें आप जानते हैं कि वलयाकार श्रृंखलाएं बनाने के लिए कम से कम कितने कार्बन परमाणु चाहिए, कम से कम 3 कार्बन परमाणु चाहिए। जैसे आपके पास मान लीजिए एक ये कार्बन है, एक ये कार्बन है, और एक यहाँ पर कार्बन है, तो ये कार्बन इस कार्बन से यदि जुड़ जाता है तो इस प्रकार की जो श्रृंखलाएं वो वलयाकार श्रृंखलाएं कहलाती है। तो कम से कम 3 कार्बन परमाणु जुड़ करके जो वलयाकार श्रृंखलाओं का निर्माण कर सकते हैं। फिर 3 या 3 से ज़्यादा हो तो वो बड़ी वलय बना सकते हैं। तो इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि अब आपको सीधी, शाखित और वलयाकार श्रृंखलाओं के बारे में जो जानकारी संपूर्ण हुई होगी। तो इसमें जो सीधी श्रृंखला के जो यौगिक होते हैं उनके नाम के आगे जो है वो इस प्रकार से नॉर्मल लिखते हैं। तो जैसे जो सीधी श्रृंखला है उनके आगे क्या लिखते हैं, नॉर्मल, और उसके बाद इनका नाम होता है। और जो इस प्रकार से जब एक कार्बन 3 कार्बन परमाणु से जुड़ जाता है, या तो इसको बोलते हैं अपने आइसो बोलते हैं। इसके नाम के आगे क्या लगाते हैं, आइसो। तो इस प्रकार के यौगिकों के आगे आइसो लगता है जब भी ये शाखित होती है। और जो वलयाकार श्रृंखलाएं होती है उनके आगे क्या लगा देते हैं, नियो। तो ये होगी आपकी नियो। तो इस प्रकार से ये आप याद रखें। अब हमें इसके आगे की कुछ बातों को जानना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें याद रखना है कि कार्बन चतुसंयोजी होता है। आप जानते हैं जैसे कार्बन जो होता है वो चतुसंयोजी होता है, ये हमेशा याद रखना आपको। अभी इसकी 4 संयोजकताएं किस प्रकार से व्यवस्थित होती है उसको भी हमें अच्छी तरह समझना है।
तो चतुसंयोजी होता है कार्बन, तो उसकी 4 संयोजकताओं को हम इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। जैसे ये कार्बन है तो इसके पास 4 जो है अपने सहसंयोजी कोष में जो है वो, या जो इसका संयोजी कोष होता है उसमें 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस प्रकार से 4 संयोजकताओं को हम यूं दर्शा सकते हैं इसके चारों तरफ इस प्रकार से। तो ये जो 4 संयोजकताएं होती है वो किस किस प्रकार से व्यवस्थित हो सकती है उसको हमें जानना है। तो इसकी एक स्थिति पहली तो यही है कि जब एक कार्बन परमाणु जो अन्य 4 परमाणुओं से एकल बंध द्वारा जुड़ता है तो इस प्रकार की स्थिति बनती है। और दूसरी बनती है जब एक कार्बन परमाणु जो है वो किसी के साथ द्विबंध से जुड़ता है, तो वो फिर क्या कर सकता है कि इस प्रकार से भी 2 एकल बंधों से किसी से जुड़ सकता है। एक ये स्थिति बन सकती है और एक स्थिति ये बन सकती है कि जब वो द्विबंध द्वारा किसी परमाणु से जुड़ता है तो किसी दूसरे से द्विबंध द्वारा भी जुड़ सकता है। तो इस प्रकार यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 संयोजकताएं होगी, यहाँ पर भी 4 होगी, यहाँ पर भी कितनी होगी, 4 होगी। एक स्थिति इसमें और बन सकती है कि जब एक कार्बन परमाणु किसी अन्य परमाणु से 3 बंध द्वारा जुड़ा हुआ है तो एकल बंध द्वारा किसी और से अन्य से जुड़ सकता है। तो इस प्रकार से ये 4 स्थितियां आपको कभी भूलनी नहीं है। इनको हम आगे बहुत अच्छी तरीके से जो है हाइड्रोकार्बन में स्टडी करेंगे इसको। तो ये पहली स्थिति इस प्रकार से हो सकती है, दूसरी स्थिति इस प्रकार से हो सकती है, तीसरी स्थिति इस प्रकार से हो सकती है और चौथी स्थिति जिसकी श्रृंखला में जुड़ने की जो है वो इस प्रकार की हो सकती है। अब हम शुरू में कुछ श्रृंखलाओं को व्यवस्थित करके देखते हैं कि जब वो शाखित श्रृंखलाएं या सीधी श्रृंखलाएं बनाता है तो किस प्रकार से अपनी संयोजकताओं को व्यवस्थित करता है। उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए हमारे पास 3 कार्बन है, तो यहाँ पर जैसे ये 3 कार्बन एकल बंध द्वारा जुड़े हुए हैं तो ये एक सीधी श्रृंखला हो गई, ठीक है। तो अब सीधी श्रृंखला में हम देख सकते हैं कि ये कार्बन जब एकल बंध द्वारा इससे जुड़ा हुआ है, इसकी 3 संयोजकताएं और बच गई है। तो बाकी 3 संयोजकताओं में क्या होता है कि जैसे ये एक इसकी संयोजकता बच गई, एक इसकी बच गई, एक ये बच गई, तो इसकी अब 4 पूरी हो गई। लेकिन अब जब बीच वाले को देखते हैं तो ये 2 अन्य से जुड़ा हुआ है तो इसकी 2 बच गई, तो हम 2 को यहाँ पर दर्शा सकते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि ये जो कार्बन है इसके एक संयोजकता तो एकल बंध द्वारा इससे जुड़ा हुआ, बाकी कितनी बच गई, इसकी 3 बच गई इस प्रकार से। तो इस प्रकार से जो मुक्त इसकी संयोजकताएं जो खाली पड़ी है, यदि हम यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु को जोड़ दें, जैसे यहाँ भी हाइड्रोजन जोड़ दें, यहाँ पर हाइड्रोजन को जोड़ दें, यहाँ भी हम क्या करें हाइड्रोजन, यानी सभी संयोजकताओं पर आप क्या बिठा दें, हाइड्रोजन यदि बिठा देते हैं तो इस प्रकार के जो यौगिक बनते हैं उनको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बनते हैं तो इनका नाम दे देते हैं हम हाइड्रोकार्बन। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ हाइड्रोकार्बन। ये आपको याद रखना हमेशा कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं कि जब कार्बन जुड़ करके श्रृंखलाएं बनाते हैं और उनकी शेष संयोजकताओं पर यदि हाइड्रोजन बैठाए दिए जाएं या हाइड्रोजन बैठे हों या हाइड्रोजन जुड़े हों तो वो यौगिक क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अब हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं वो हम आगे बहुत अच्छी तरीके से सीखेंगे। सबसे पहले हम ये देख सकते हैं कि ये इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। कुछ और मैं आपको व्यवस्थित करके बताता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सीधी श्रृंखला है और इसमें 3 परमाणु जो है वो कार्बन के जुड़े हुए हैं। तो ये 3 वाले जो आगे जा करके वैसे हम पूरा इसको सीखेंगे, लेकिन एक बार मैं आपको नाम बता देता हूँ कि ये जो 3 वाले को हम कहते हैं प्रोपेन। तो इसके नाम के आगे नॉर्मल लग जाएगा तो ये होगी नॉर्मल प्रोपेन, ठीक है। ये होगी नॉर्मल प्रोपेन हो गई। आप इसका नाम जो है नॉर्मल प्रोपेन कह सकते हैं, इसको नॉर्मल प्रोपेन। तो ये इस प्रकार से इसका नाम हो सकता है। ये कैसे नाम है इनके वो हम बहुत आगे इस चैप्टर में जो है वो बहुत अच्छी तरीके से सीखेंगे। जब कार्बन यौगिकों का नामकरण हम सीखेंगे तो उस पर मैं पूरा एक वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। अब ये सीधी श्रृंखला वाला था, अब मैं एक शाखित श्रृंखला लेकर के और आपको इसी प्रकार से व्यवस्थित करके बताता हूँ कि कैसे शाखित में कैसे होता है। तो जैसे एक कार्बन परमाणु हम यहाँ लेते हैं, एक यहाँ लेते हैं और यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसकी 2 शाखाएं शुरू कर देते हैं, एक ये और एक ये। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक कार्बन परमाणु अन्य 3 से जुड़ गया और एक मैं आपके लिए यहाँ पर और बनाता हूँ। जैसे एक कार्बन परमाणु ये है, ये इस तरफ भी एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, यहाँ भी एक कार्बन से जुड़ा हुआ है और यहाँ भी जो एक कार्बन से जुड़ा हुआ है और यहाँ पर मान लीजिए एक शाखा इसकी यहाँ शुरू हो गई
और एक शाखा इसकी यहाँ शुरू होगी। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इसमें इस कार्बन से 4 शाखाएं निकल रही है और यहाँ से 3 निकल रही है। तो अब हम बाकी संयोजकताएं इसकी जो है उन पे हम जो है वो क्या करते हैं, दूसरे संयोजकताओं पर हाइड्रोजन बिठा देते हैं। कितने, जैसे आप ये देख सकते हैं कि अब जब आप इस कार्बन को देखते हैं तो आपके पास इसकी एक संयोजकता जो है वो इससे कार्बन से जुड़ी, बाकी कितनी बच गई इसकी, इस प्रकार से 3 बच गई। तो हम इन 3 पर क्या जोड़ सकते हैं, बाकी संयोजकताओं पर हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से ये कार्बन जो है चतुर्थ संयोजकताएं, इसकी चारों संयोजकताएं बंध बनाने में काम आ गई। अब आप जब इसको देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 3 तरफ जुड़ा हुआ है। तो इसकी कितनी संयोजकताएं खाली बच गई, 1 बच गई। उस पर हम क्या लगा सकते हैं, इस प्रकार से जो है वो एक हाइड्रोजन लगा सकते हैं। अब हम जब इस पर देखते हैं तो इसमें आप देख सकते हैं कि एकल बंध वाला इधर जुड़ा हुआ है, तो इसकी 1, 2 और 3 संयोजकताएं जो है वो खाली बच गई। तो यहाँ पर भी हम क्या लगा दें, इस प्रकार से हाइड्रोजन बैठा देते हैं। अब जब हम इसको देखते हैं तो इसकी एक संयोजकता यहाँ जुड़ी है, बाकी इसकी कितनी बच गई, इसकी भी इस प्रकार से 3 और बच गई। यहाँ पर हम क्या लगा देते हैं, हाइड्रोजन लगा देते हैं। तो ये भी एक हाइड्रोकार्बन बन गया। तो इसका जब आप सूत्र लिखेंगे इस प्रकार से, तो ये तो संरचना सूत्र हो गया। और जब हम इसका अणु सूत्र लिखेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये कार्बन है, इसके साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए, 3 जुड़े हुए। तो ये जो है इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं CH3, ठीक है। और फिर आप देखें कि आगे ये बंद आ गया, फिर यहाँ पर इस C से कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 2 जुड़े हुए। तो इसको हम लिख सकते हैं CH2। और फिर बंद द्वारा जुड़ा हुआ है आगे ये, और इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, 3। तो ये हो गया CH3। तो इस प्रकार से आप इसका सूत्र लिख सकते हैं। इसी प्रकार से हम इसका लिखें तो आप यूं देख सकते हैं कि ये जो C है आपके पास यहाँ वाला, इससे कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, इससे जुड़े हुए हैं 3। तो हम इसको लिख सकते हैं CH3, ठीक है। और फिर आगे ये बॉन्ड आ गया यहाँ पर। अब आप देख सकते हैं कि ये जो कार्बन है ये केवल एक हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं CH। और फिर आगे ये एकल बंध द्वारा जुड़ करके ये इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ये भी आगे कितने हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, ये आप देख सकते हैं 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। तो ये हो गया CH3। अब इस ब्रांच की बात करें तो यहाँ पर इसके साथ ये नीचे जो कार्बन जुड़ा हुआ है, इसके साथ कितने हाइड्रोजन है, 3 है। तो इस प्रकार से इसका सूत्र बन गया CH3 ये। तो इस प्रकार से इसको यूं भी लिखा जा सकता है। अब हम जब इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास जो है वो ये कार्बन है। तो यहाँ पर आप साफ तौर पर अब तो समझ रहे हैं कि यहाँ इसकी 3 संयोजकताएं मुक्त हो गई, ये 2 से जुड़ गया तो इसकी जो है वो 2 मुक्त हो गई। और ये वाला ऊपर देखेंगे तो इसकी 3 फ्री है, क्योंकि एक जुड़ा हुआ है। इसकी भी कितनी फ्री है, 3 फ्री है। लेकिन आप जब इसको देखेंगे तो यहाँ इसकी चारों संयोजकताएं जो है वो अन्य 4 कार्बन परमाणु से जुड़ करके जुड़ने में काम आ गई है। तो इसके पास कोई खाली बची नहीं है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके पास जो है वो फिर 3 बची हुई है। तो इन बची हुई संयोजकताओं पर आप क्या लगा दें, हाइड्रोजन लगा दें। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये हाइड्रोजन लगा दो जितनी संयोजकताएं आपके पास खाली बची हुई है। और फिर आप इनका जो है वो अणु सूत्र भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर सभी संयोजकताओं पर आप क्या लगा दें, हाइड्रोजन लगा दें इस प्रकार से। और फिर इसका जो सूत्र लिखेंगे तो आप देखेंगे कि जब हम इसकी बात करते हैं, इस कार्बन की बात करेंगे तो इसके साथ देखो 3 हाइड्रोजन है, तो हम इसको लिख सकते हैं CH3। तो यहाँ लिखता हूँ मैं CH3। फिर आगे एकल बंध द्वारा ये जुड़ा हुआ है C इससे, तो इससे कितने हाइड्रोजन जुड़ गए, 2 जुड़ गए, तो हम लिख देंगे CH2। और फिर आगे जाएंगे तो ये यहाँ पर जो कार्बन है, ये कार्बन जो है वो किसी भी हाइड्रोजन से नहीं जुड़ा हुआ है, तो केवल ये लिखेंगे C। और फिर इसके बाद वाले को देखेंगे तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये 3 से जुड़ा हुआ है। तो ये तो सीधी ये श्रृंखला हो गई। अब इसकी शाखाओं की बात करें तो ये जो कार्बन है इसके साथ यहाँ जो कार्बन जुड़ा हुआ है इसके साथ 3 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं CH3। और इस नीचे वाले को देखेंगे तो यहाँ पर भी ये स्थिति है, तो ये भी हो गया CH3। तो इस प्रकार से आप सामान्य हाइड्रोकार्बन जो यौगिक होते हैं उनको आप देख सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन कैसे बनते हैं। तो यहाँ पर आज हमने जो है वो सीधी
और साखित और वलयकार श्रृंखलाओं को देखा कि किस प्रकार से कार्बन जब अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ करके सीधी साखित और वलयकार श्रृंखलाएं बनाता है, और फिर उन पर शेष संयोजकताओं पर हाइड्रोजन यदि हम लगा दें तो वो बनते हैं हाइड्रोकार्बन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे कि हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं और उससे किस प्रकार से जो है वो संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनते हैं और उनकी श्रृंखलाओं के क्या नाम होते हैं, ये हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। तो यदि आपने अभी तक मेरा वीडियो लाइक नहीं किया तो आप लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए आप, और यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए। तो ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही, तब तक नमस्कार।